हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपका फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलनी हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है उसको KW से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये एक आपका सिंपल प्रोडक्ट होता है कंसनट्रेशंस का, जिसमें आपका H+ एंड OH- आपके आयंस जो वाटर में इंक्लूड होते हैं उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हम सिंपली इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ H+ एंड OH- आयंस इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये जो अभी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि प्योर वाटर की जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंशन करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि 25 से अगर कम या ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से KW जो है आपका यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये चेंज हो जाता है। तो ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये चीज़ हम डिराइव कर लेते हैं और इसको जान लेते हैं ये कैसे आता है। देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है प्योर वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप जिनका एक्वस सोल्यूशन अगर बनाते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और वो आपके जो आयंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। यानी कि जो सोल्यूशन बना है आपका सब्सटेंस का सोल्यूशन, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसमें वो कंडक्टिविटी जो है वो आयंस की वजह से होती है। फिर जो आपके आयंस उसमें आते हैं, फर्नेस होते हैं, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये करंट को पास कर सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करता है। तो यहाँ देखिए, जो वाटर है उसमें मेनली आपके दो आयंस हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन आयन हो सकता है या फिर OH- आयन हो सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों आयंस के मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट जो है उसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखिए, ये जो आपका इक्वेशन है इसमें ये डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पर वाटर का डिसोसिएशन H+ एंड OH- में हो रहा है। तो यहाँ पर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके। डिसोसिएशन कांस्टेंट देखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको राउल्ट वो जो आपका डाइल्यूशन लॉ है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, उसमें भी बताया था डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होगा। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट्स का मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में आपके कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन आयन है इनटू ये आपका एक आयन है, ठीक है। नीचे आपका क्या होगा, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, तो आपका ये हो जाएगा H2O, ठीक है। अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। देखिए, मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ इसको, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं किस टर्म को क्या बोल रहा हूँ। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने H2O देखा है या देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो ये जो आपका है इस तरह से हो जाएगा और इधर आपका रह जाएगा H+ इंटू OH-। अब चूंकि देखिए, हमने ऊपर जो डेफिनेशन टर्म दिया है उसमें आपको ये बताया है कि केवल H+ एंड OH- का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसी को हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो अब इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो आपका K इंटू H2O लिखा हुआ है, K यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक कंसंट्रेशन है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट जो है KW यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंस K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू KW, ठीक है। ये आपका एक नया कांस्टेंट है। अब देखिए, ये तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है ही है, साथ में जो मोलर कंसंट्रेशन होता है प्योर वाटर का वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो अब आप ये इतना तो समझते ही हैं कि जब दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो रिजल्ट आता है वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट।
अब यहाँ पर हमने इसको एक नया कांस्टेंट दिया हुआ है नाम, जिसको हमने KW से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इस KW को इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा KW इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखिए ये जो आपका रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पीएच वैल्यू पे जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जो प्योर वाटर है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका वाटर प्योर है, ठीक है, उसमें कोई साल्ट डिजॉल्व नहीं है, अगर डिजॉल्व होंगे तो अगर एसिडिक साल्ट डिजॉल्व हैं तो H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और अगर बेसिक साल्ट डिजॉल्व हैं तो फिर OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर ये आपका जो प्रोडक्ट है इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यहाँ पर लिखेंगे। एक नोटेबल पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा और इसको आप लर्न भी रखिएगा। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसको लें क्योंकि जो भी वैल्यू यूज़ करते हैं वो इसी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यूज़ की जाती हैं। KW की जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ये वैल्यू जो है होती है किस पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है, ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें इसी वैल्यू को कंसिडर करके कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक चीज़ और बता दें कि जो आपका KW है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसको कैसे हम पता करेंगे कि कैसे टेम्परेचर इसको चेंज करता है। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, ठीक है, KW भी इंक्रीज होता चला जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं नीचे मेंशन किए दे रहा हूँ, एज टेम्परेचर increases the value of KW will be also increases। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो आपका KW है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो मैं यहाँ पर नीचे एक रिलेशन मेंशन किए दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे ये आपका KW भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज मेंशन कर रहा हूँ, इनको ध्यान से देखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं 3 वैल्यूज यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मैं मेंशन कर रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और तीसरी वैल्यू मैं मेंशन कर रहा हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तीनों में हम KW की वैल्यू मेंशन करने वाले हैं, और यहाँ पर अभी देखेंगे कि कैसा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो पहला है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें जो KW की वैल्यू है वो है आपकी 0.11 इंटू 10⁻⁻14। उसके बाद जो दूसरा है KW, इसकी वैल्यू है 0.31। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0.31 हो गया, ये क्या है 0.11 से तो ज़्यादा ही है, यानी कि KW की वैल्यू इंक्रीज हो गई। उसके बाद जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो जो रिकॉर्ड है वो आपका है 7 पॉइंट, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1.0।
क्योंकि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है आपका ये दिया हुआ है 7.50, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर का इससे क्या लेना देना है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, इस चीज को आप ध्यान भी रखिए, इस चीज को आप ध्यान भी रखें, क्योंकि इससे आपको मल्टीपल चॉइस में मिल सकता है एक प्रॉब्लम, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें जो ये आपका जो प्रोडक्ट आया है, अगर इसी से आपको H+ और OH- दोनों को अलग अलग निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे। देखिए हमने आपको बताया था कि प्योर वाटर में H+ और OH- दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। यहां पर प्योर वाटर मोलर कंसंट्रेशन जो होती है H+ और OH- ये दोनों क्या होती हैं, ये इक्वल होती हैं। तो जब दोनों इक्वल हैं और Kw आपका कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 हम लेते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम लेके कैलकुलेशन करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आइडियल टेम्परेचर है। तो यहां पर अगर Kw आपका इतना है तो ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये भी आप लर्न कर लें। H+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1.0 इंटू 10⁻⁻14, और ऐसे ही हाइड्रोक्सी आयन की भी कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, सेम वैल्यू इसकी भी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14। अब देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ये जब आप pH वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है कि जहाँ पर H+ और OH- कंसंट्रेशन का रिलेशन आता है तो वहाँ से भी नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ नीचे मेंशन किए दे रहा हूँ इसको। अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा आता है OH- से, ठीक है, तो ये जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन में आपका ये ज्यादा हो जाता है इससे तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपका H+ कम आता है, OH- कंसंट्रेशन ज्यादा आ जाता है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा यहां पर, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये दोनों आपके इक्वल हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन का मीडियम न्यूट्रल हो जाएगा। ऊपर भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है बाय नेचर, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये जो आपके पॉइंट्स हैं इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं और बहुत इजी होते हैं, आपसे हो जाएंगे, तो इसको वॉच कर लीजिए। और अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे जिनका यूज़ हम pH वैल्यू वाले न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं, तो अभी इसको नोट कर लीजिए। और अभी एक न्यूमेरिकल भी हम इस पे करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे, उसमें आपको हम ये बताएंगे कि किस तरह से कि उसके जो आयंस होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में उनको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और देन उसके बाद में pH वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ H+ एंड OH- आयन इन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड आपके दो सॉल्यूशंस हैं इनमें आपको H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड OH- दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको pH वैल्यू वाले न्यूमेरिकल्स में भी होने वाली है। तो यहाँ पर अगर समझ जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ी कम दिक्कत होगी। देखिए जैसे पहला आपका है सॉल्यूशन 0.01 m HNO3 सॉल्यूशन। यहाँ पर जो m लिखा है ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें मोलर कंसंट्रेशन नहीं दी है, नॉर्मेलिटी में दी है या मोलैलिटी में दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे मोलैरिटी में जरूर चेंज कर लीजिए, ठीक है। किसी भी उसमें दिया हो आप उसको पहले मोलैरिटी में चेंज करिए, फिर उसके बाद में ही ये सारा प्रोसेस आप करेंगे जो भी हम करने वाले हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन आपका क्या है,
सबसे पहला जो सॉल्यूशन है आपका, इसमें क्या दिया है 0.01 m HNO3, ठीक है। अब देखिए HNO3 में क्या है, यहां पर HNO3 का डिसोसिएशन अगर हम निकालते हैं, ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह है, तो यहां पर क्या क्या बाहर आएगा, एक तो H+ बाहर आता है, दूसरा NO3- भी बाहर आता है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.01 m है, ठीक है। इसको हम अगर 10 टू द पावर में रिप्रेजेंट कर लें, 10 टू द पावर -2 m लिख लें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसकी मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर -2 m। तो होता क्या है कि जो भी आयंस आपके जिस इलेक्ट्रोलाइट से फर्निश होते हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट से डिसोसिएट होकर बनते हैं, उतना ही रहता है जितना इसका कंसंट्रेशन होता है। जितने भी आयन बनेंगे, 3 बने, 4 बने, इसमें हालांकि 2 बन रहे हैं, तो उन आयंस की पर मोल जो मोलर कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है। यहां पर देखिए, यहां भी 1 मोल था तो इसका 10 टू द पावर -2 मोलर है, यहां भी 1 मोल H+ है, यहां भी 1 मोल NO3 है। तो होता है ये कि जितना ये 1 मोल के लिए है उतना ही ये दोनों भी हो जाते हैं। तो यहां भी इसको अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 m एंड 10 टू द पावर -2 m। देखिए क्वेश्चन में हमसे इसने NO3 का मोलर कंसंट्रेशन नहीं पूछा है, बट यहां पर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस में कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं जिसमें ये नहीं पूछते, ये पूछ लेते हैं, क्योंकि ये तो लगभग अभी पीएच वैल्यू पे न्यूमेरिकल करने के बाद काफ़ी लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो आसानी से निकल आता है, बट ये नहीं पता चल पाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आयंस बनते हैं सबकी मोलर कंसंट्रेशन उसी के इक्वल होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 m। तो एक तो आपका आ गया, ठीक है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, देखिए एक तो हमने निकाल लिया कंसंट्रेशन ऑफ H+, उसके बाद में कंसंट्रेशन OH- भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर OH- तो हमें दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जहां भी H+ आयन अगर इन्वॉल्व है तो आपका OH- आयन भी इन्वॉल्व होगा, बस वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर H+ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, OH- जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो H+ अगर हमको पता चल गया है तो OH- जब निकालना है तो हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सिंस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता क्या है, अभी हमने डिस्कस किया है KW 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें टेम्परेचर भी मेंशन है, तो 1 × 10 टू द पावर -14 होता है। चाहे तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें तो गलत नहीं होगा, 10 टू द पावर -14, क्योंकि 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई यूजलेस होता है, चाहे आप मल्टीप्लाई करें या फिर डायरेक्ट उस वैल्यू को लिख दें, तो ये इतना m होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि ये जो आपका KW है ये होता क्या है, ये आपका होता है प्रोडक्ट किसका, H+ का एंड OH- आयन का ही तो ये प्रोडक्ट होता था। इसको हम इसके बराबर कर दें, ठीक है। अब क्या होगा, चाहो तो यहां से हटाते चलिए, यहां पर H+ हमने ये निकाल रखा हुआ है, कितना है 10 टू द पावर -2, और OH- हमें क्या करना है, पता करना है, तो पता हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 टू द पावर -14 है, ये जो 10 टू द पावर 2 है, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 अपॉन 10 टू द पावर -2, ये कैंसिल होगा, यहां हो जाएगा 10 टू द पावर -12 m, ठीक है। इतना मोलर आ गया OH- का कंसंट्रेशन। तो यहां पर हम नीचे लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। क्या निकल के आया है हमारा पहले सोल्यूशन में, 10 टू द पावर -2 m। एक तो आपका ये आंसर हो गया, दूसरा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में OH- आयन को लिखकर, और ये आपका कितना आया है, ये 10 टू द पावर
12m आया है। तो ये दोनों आपके आंसर्स हो गए, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो सॉल्यूशन है उसके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, सेम कैलकुलेशन होगा। यहां पर 0.001m KOH सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन सेकेंड, सॉल्यूशन सेकेंड में क्या दिया है, सबसे पहले जो गिवन है उसको आप नोट करिए, 0.001m KOH है। अब KOH का जो आयोनाइजेशन होगा वो किसमें किसमें होगा, KOH का डिसोसिएशन, एक तो आपका OH माइनस बनेगा और दूसरा आपका K प्लस भी बनेगा। तो जैसा कि हमने आपको इसमें डिस्कस किया है कि जितना आपका मोलर कंसंट्रेशन गिवन होता है उतना ही 1 मोल के जो आयंस होते हैं, यानी कि उतना ही आयंस का भी होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका 0 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं 0.001 m को अगर हम ये लिखें तो गलत नहीं होगा, 10⁻³ m, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां पर ये KOH का जो कंसंट्रेशन है कितना है, 10⁻³ है। तो यही आपका इनका भी हो जाएगा -3m, और यही आपका K प्लस का भी हो जाएगा। तो यहाँ जो मोलर कंसंट्रेशन है KOH की वो किसके इक्वल होगी, OH माइनस आयन के भी इक्वल होगी और पोटेशियम कैटायन के इक्वल भी होगी, और ये किसके इक्वल है, 10⁻³ ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से pH वैल्यू के न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे, अभी उसको नेक्स्ट वीडियो में हालांकि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है वो इन्हीं से मिलनी है, तो इनको बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। देखिए ये हमने निकाल लिया कि OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आया। अब हमको निकालना इसमें H प्लस का भी है, केवल OH माइनस का नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का यूज करेंगे और H प्लस को निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, सिंस KW इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, 1.0 इंटू 10⁻⁻14, या इसको अगर हम 10⁻⁻14 भी लिख दें तब भी गड़बड़ नहीं होगा। ये आपका इतना m होता है। और जो KW है वो होता किसका किसका प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन का ये प्रोडक्ट होता है, दोनों का प्रोडक्ट ही तो इसके इक्वल होता है। तो ये चीज भी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 10⁻⁻14 m के इक्वल हो जाएगी। अब हमको देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, और हमने निकाल क्या लिया है, हमको H प्लस निकालना है भी, और OH माइनस हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो हमने OH माइनस ऊपर कैलकुलेट किया, देखिए ये आपका मोलर कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, 10⁻³ के इक्वल है। तो -3 हमने ये निकाला हुआ है, किसका कंसंट्रेशन है, OH का भी है, K प्लस का भी है, KOH का भी है। हमको केवल OH माइनस से मतलब है, क्योंकि हम OH माइनस की वैल्यू यहाँ रखकर H प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो OH माइनस कंसंट्रेशन है यहाँ से उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 10⁻⁻14, m को लास्ट में लिख लीजिएगा, H प्लस इंटू, अभी H प्लस जो है ये आपका क्या होगा, ये 10⁻⁻14 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ H प्लस की वैल्यू निकल आएगी 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻3, कैलकुलेट होके आ जाएगी 10⁻11, ठीक है, 10⁻11। तो यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कितना निकाला है हमने, H प्लस ये आया है 10⁻11 m मोलर, और जो दूसरा आयन था कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसको हमने निकाला है OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻³ m। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों आए हैं सॉल्यूशन, ये दोनों किसके आंसर हैं, ये दोनों आपके सेकेंड सॉल्यूशन के आंसर हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हालांकि देखिए न्यूमेरिकल में मैंने आपसे पूछा नहीं है, बट आपको जानकारी के लिए बता दें, हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपसे इस तरह से न पूछ के, कंसंट्रेशन न पूछ के, वो आपसे नेचर पूछे, केमिकल नेचर क्या है इन सॉल्यूशंस का। जैसे आपका ये HNO3 है, इसका नेचर कैसा होगा, यानी कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या फिर कैसा होगा।
इसका केमिकल नेचर क्या होगा। तो केमिकल नेचर आप H+ और OH- की कंसंट्रेशन को देख कर ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर H+ आयन और OH- दोनों की कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट कर ली है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें ज़्यादा कौन आ रहा है, 10⁻² m है। ठीक है, ये ज़्यादा है वैल्यू क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, और 10⁻12 ये कम है क्योंकि जितनी पावर अगर नेगेटिव है तो उसमें अगर जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH- कंसंट्रेशन, तो ये जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नेचर है एसिडिक नेचर होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इसमें भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर OH- की 10⁻³ m है और H+ की मोलर कंसंट्रेशन 10⁻11 है। तो ये आपका क्या है, ज्यादा है। यहां पर OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां लिखा जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज लेस देन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH-। तो यहां पर ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिक नेचर। बेसिक नेचर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक देखिए ये जो न्यूमेरिकल हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे pH वैल्यू पे तो उसमें हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और फटाफट उनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।